हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और फाइनली द वेट इज़ ओवर, क्योंकि टेंथ की क्लास का काफ़ी दिन से प्रॉमिस ही हो रहा था, हो नहीं पा रही थी। बट जैसे कि कल रात को नोट्स तैयार करते वक्त मैंने कम्युनिटी में पोलिंग दी थी कि आप लोग क्या डिटेल से चाहते हैं क्लास या फिर शॉर्टकट में। तो सभी ने जो है, ज़्यादातर लोगों ने मांगा था कि क्लास डिटेल से चाहिए, अपने तरीके से पढ़ाना है। मेरा तरीका थोड़ा टेंस पढ़ाने का थोड़ा अलग रहेगा। मे बी आप लोगों ने इस टाइप से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई डोंट नो। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट आपको इस तरह से पढ़ाना नहीं है कि जैसे बच्चों के जैसे ही पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके जैसे नहीं पढ़ाना है। आपको मुझे एक शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के हिसाब से पढ़ाना है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, जिनका टेंस बिल्कुल ही वीक है, कुछ भी कभी समझ में नहीं आया, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंदी नहीं चलेगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे एक ओवरऑल पहले मैं बता देती हूँ कि पहले मैं आपको बेसिक, क्योंकि आज पहली क्लास है तो टेंस क्या होता है ये सब कुछ बहुत शॉर्टकट में बता दूंगी। और उसके बाद फिर ये डेली नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आज की क्लास में रहेगा। और हर क्लास में लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगी, जो आपको फाइनल उसके आंसर जो है खुद में करने हैं। कमेंट सेक्शन में जाके किसी को कमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जिन लोगों को नहीं भी बन रहा है वो इजीली कमेंट सेक्शन में जाके देख के और आइडिया ले सकेंगे। और मैं ये नहीं चाहती एज अ टीचर, मैं चाहती हूँ आप अपने से मेहनत करें, कोशिश करें। कल की क्लास में मैं सबसे पहले जो आज मैंने वर्क दिया है उसको उसका एक्सप्लेन करते हुए, आई मीन एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। व्हाट इज टेंस? तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो सबसे पहला क्वेश्चन एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने डायरेक्ट पूछ लिया किसी इंटरव्यू में या फिर ऐसे ही कि व्हाट इज टेंस, तो आपको पता तो है कि टेंस क्या होता है। काल को कहते हैं, जो समय दर्शाता है कि कोई भी काम जो है वो किस समय पे हो रहा है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये तो आपको पता है, लेकिन आप इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे इंग्लिश में, ये क्लियर होना चाहिए आपको एज अ टीचर, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन तो आपको बहुत सारा मिलेगा कि इन ग्रामर टेंस इज़ अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विद रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना। यानी कि जिस वक्त कोई बात कही जा रही है उसके संदर्भ में जो क्रिया हुई है वो उस समय को दर्शाने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं ग्रामर में। इसके बाद एक थोड़ा और शॉर्ट आपको मिल जाती है। अ टेंस इज़ अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। बात वही है, टाइम ऑफ एक्शन बताएंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको रट के रखना है और अभी आप याद कर लेंगे। सिंपल एक लाइन, आधी लाइन। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। टेंस कोई भी क्रिया जो होती है, एक्शन होता है, उसका समय बताता है, समय दर्शाता है। बिल्कुल, किसी ने पूछा व्हाट इज टेंस, टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। आपको आज से रट लेना है, अपने घर में सबको रटा देना है, बच्चों को। और स्कूल में भी आप अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ रटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। दो चार बोलेंगे, दो चार बार बोलेंगे तो ईजिली याद हो जाता है। टाइम, टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन, कोई भी इसको गलत नहीं काट सकता। चलिए देखेंगे अब। टाइप पे आ जाते हैं। सिंपल वही है जो हिंदी में होता है ना। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसमें हम जो ऑर्डर रखते हैं इंग्लिश में वो इस तरह से रखते हैं कि पहले वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस को रखते हैं, पास्ट टेंस को रखते हैं, और फिर फ्यूचर टेंस को हम यहाँ पे रख देते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो भी काम वर्तमान समय में हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सब कुछ प्रेजेंट टेंस में है। कल मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, याद है, रात में, काफ़ी रात हो गई थी। वो क्या हो गया, अब वो पास्ट टेंस की बात हो गई है, यानी कि वो भूतकाल की बात हो गई है। और फ्यूचर टेंस जो होता है, यानी कि जो होगा, अभी कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो फ्यूचर टेंस है। जो अभी नहीं हुआ है, होने वाला है थोड़ी देर में। जैसे अभी आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, बट हो जाएंगी, तब वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। अभी के लिए वो फ्यूचर है, उस वक्त वो हो जाएगा प्रेजेंट, जब आप करेंगे। तो ये तो बेसिक था, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सबको पता है। हमें जो मेन चीज़ देखनी है उसी पे आएंगे। सब डिवाइडेड होते हैं सारे ही टेंस चार पार्ट में। सारे टेंस यानी प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या फिर इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव लिखा आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सारे टेंस इसी में रहेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट में फिर फ्यूचर लगा के इन्हीं नाम के आगे बस वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगता रहता है। अब आपने जब भी टेंस पढ़ा होगा तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि पहले आप सिंपल टेंस, आई मीन पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, फिर उसके चारों के स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, कंप्लीट हो गया होगा, फिर आपने पास्ट पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, और जो नोट्स बनाए वो आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए हैं। तो आपने जो भी क्लासेस अटेंड की, आपने देखा उसमें जो क्वेश्चंस आते थे, चाहे वो इरर वाले हों, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हों, उसमें ज़्यादातर हमें क्या नोटिस करना होता था,
वर्ब की फॉर्म नोटिस करनी होती थी कि कौन सा वर्ब की फॉर्म। तो आपको पहले सबसे तो ये एकदम क्विकली माइंड में रटा होना चाहिए कि कौन से वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होती है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचने की और वो स्ट्रक्चर पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लीजिए, सिंपल या इंडेफिनिट जिसे आप कहते हैं, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर वो सिंपल टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। सिर्फ पास्ट टेंस जो आपका भूतकाल होता है, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं कल वहाँ गई थी, सिंपल ऐसा वाला सेंटेंस, मैंने कहा, सिर्फ वहाँ पे आपका यूज़ होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। बाकी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ आपको कहीं नहीं करना है। तो कहीं पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, जैसे वेंट लगा हो, सैड लिखा हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो अगर ये आपको याद है तो अब सिंपल पास्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा, आगे मैं बता दूंगी अभी। बस इस टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्विकली सॉल्व कर लेंगे, कन्फ्यूज़न की कोई संभावना बनेगी ही नहीं अगर ये चीज़ याद होगी तो। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ किया जाता है। अब वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, यूज़ आपको यही करना है। यहाँ मैं देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ वर्ब की फॉर्म की बात कर रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं साथ में, बट अभी सिर्फ हम वर्ब की फॉर्म देख रहे हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कई बार हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मिला है कि अगर हैज़ लगा है, हैव लगा है या हैड लगा है, क्योंकि ये जो है परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमें यूज़ करनी है। किसी भी सेंटेंस में ये लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आंख बंद करके आपको यूज़ करनी है, बशर्ते इसके बाद टू ना लगा हो तो। क्योंकि जब टू लग जाता है तो वो एक मॉडल के तरीके से आ जाता है। मॉडल में टेंस के बाद आपको पढ़ाऊंगी, जैसे आई हैव टू गो, तो फिर वहाँ पे देखिए हैव के बाद डायरेक्ट गो नहीं लगा है, पहले टू लगा है फिर गो लगा हुआ है ना। तो ये अलग चीज़ है, अभी आज के क्लास से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में। हेल्पिंग वर्ब की बात स्ट्रक्चर में करेंगे, अभी परेशान मत होइए। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ ये टेंस पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। क्यों इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस तरह से तो पढ़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो कोई भी टेंस हो, उसका जो एक टाइप होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी पुराना सिस्टम एक चला आ रहा है पढ़ाने का और पढ़ने का। और ये पर्सनली मैंने जब अपने बच्चों मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया है, इसी तरीके से पढ़ाया जिस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत इफेक्टिव हुआ है वो। तो कहीं ना कहीं ये इसका क्रेडिट मैं खुद को दे रही हूँ, ठीक है, इन्वेंटेड है मेरा ये तरीका। एनीवेज, बाइलिंगुअल मेथड का हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं पढ़ने के लिए, यानी मैं हिंदी यूज़ करी हूँ, हर चीज़ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, सिंपल इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो क्या है कि तीनों टेंस में बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, तो आप रिलेट ईजिली कर पाएंगे कि क्या अंतर है। अब जब आप टेंस पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आइडेंटिटी। किसी भी टेंस की आइडेंटिटी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रटी होनी चाहिए। आप ट्रांसलेशन तभी कर पाएंगे जब आपको किसी भी टेंस की आइडेंटिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होगी। ठीक है, अब जैसे अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, वह घर जाता है। अब आपको नहीं पता है ये कौन से टेंस में, तो आप कैसे पहचानेंगे? ता है लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, और उसी का स्ट्रक्चर उठा के रख देंगे, हो जाएगा ट्रांसलेट। इंग्लिश में क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम की बुक्स लगती हैं, सब कुछ इंग्लिश से लिखा रहता है। आप जब उसे एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में तो आप उसकी उस आइडेंटिटी पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में, तभी तो उसकी हिंदी सही एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ ज़रूरी है ट्रांसलेशन के लिए। आइडेंटिटी देख लेते हैं हिंदी में हम पहले। बेसिकली वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, ता है, ती है, ते है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी वाक्य के अंत में आए ता है, ती है, ते हैं, जैसे वह जाते हैं, राम आता है, मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका हूँ आया है, ती हूँ, लेकिन ती आया है ना, तो ये चीज़ है। अब मैं के लिए तो हूँ ही यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है, था, थी, थे आता है। मैं कल वहाँ गई थी,
आप आए थे, या भी आता है जैसे मैंने होमवर्क किया, मैंने होमवर्क किया, मैंने कहा। तो ये सारी भी जो है सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली हमें था थी थे पढ़ा दिया जाता है, या को मिस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं। बच्चे बार बार मुंह से निकल रहा है, कोई भी हो जो भी पढ़ रहा है जिसको नहीं नॉलेज है अगर उस चीज़ का, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो या को भी हमें ध्यान में रखना है। या नहीं कह सकते, आ की मात्रा कह सकते हैं इसे हम। जैसे वह गया, वह खाया, है ना। तो ज़्यादातर या ही आता है, कहीं कहीं पे भी बस आ आता है या कोई और चीज़ आती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे या ही लिखा है। ये हिंदी में इसकी अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी ना, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत लॉन्ग नहीं होगी क्लास, डोंट वरी। लेकिन पेशेंस रखिए अभी, क्योंकि आज पहली क्लास है, सब चीज़ का इंट्रो एक साथ देना है, तो थोड़ा सा हो रहा है। सिंपल फ्यूचर टेंस, गागी के जाएगा, खाएगा, नहाएगा, पढ़ाएगी, सोएगी, खेलेगी, करेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, वट एवर, जिसमें भी इस सेंटेंस के लास्ट में गागी गे आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। तो मतलब अंतर ज़्यादा नहीं है, बस वही चीज़ हो गई। ऐसा ना हुआ था, न होता है, न होगा। ऐसा न हुआ था, न होता है, न होगा। बस वही चीज़ है। यही एक सेंटेंस याद रख लीजिए, यही हो जाएगा आपका पूरा सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, बहुत माइनर डिफरेंस। आ जाएंगे हम हमारे आइडेंटिटी इन इंग्लिश पे, यानी कि इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं तीनों टेंस को। तो कभी भी जैसे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, ये क्वेश्चन है, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसका सिंपल सा आंसर होता है, वी कैन आइडेंटिफाई टेंस बाय इट्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम इजीली पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस में है। और आपके एग्जाम में भी जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं कि आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पहचानिए, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती थी। तो आप टेंस ईजिली पहचान लेंगे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी तो। और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी क्या कि जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिस में सॉल्व किया था कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मिसिंग है, ब्लैंक लगा है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आप टेंस पहचानेंगे तब तो हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे। तो बिल्कुल आपने वर्ब की फॉर्म देखी और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो ये आप 2-3 तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। चलिए देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, डू डज लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कई बार एस या फिर ई एस भी लगता है। सिचुएशन होती है, जैसे कि अगर आपका सिंगुलर नंबर है, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप एस ई एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड क्या वर्ड है। और अगर प्लूरल है तो आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर लेते हैं। ये सिचुएशनल है, इसीलिए मैंने यहाँ ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और या फिर डिड लगेगा। अब देखिए, या तो सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई होगी, और या तो डिड यूज़ हुआ होगा। डिड अगर यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, है ना। तो यहाँ पे ऑब्लिक मैंने किया है, यानी कि या वाली सिचुएशन है। कोई भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो या तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और अगर सेकेंड फॉर्म नहीं है तो डिड पक्का लगा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि डिड जो है अफर्मेटिव में लगता नहीं है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, डब्ल्यू एच सेंटेंस बनेगा, सब में डिड लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर अवेलेबल है सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। रटाई रटाई चीज़ एकदम। अभी देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी आसान है, विल शैल के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक नहीं किया है क्योंकि साथ में यूज़ होता है। ये तो हो गई आइडेंटिटी। अब अगर आपने आइडेंटिटी रट ली है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको याद है, ये समझ में आ गया है तो। अब आते हैं एकदम हमारे ट्रेडिशनल तरीके पे, स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ लोग इसको फॉर्मूला कहते हैं, इस पर आते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिए, जैसे हमने स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस भी आपको और सारे टेंस के लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस को चेंज कर करके आपको मतलब बताऊंगी, तो आप इतना अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर वाकई में आपकी कैचिंग पावर थोड़ी भी ठीक होगी तो समझ जाएंगे। चलिए देखेंगे। अफर्मेटिव यानी जो आपके नॉर्मल पॉजिटिव में सेंटेंसेस होते हैं, निगेटिव जो इसमें निगोशिएशन होता है, इंट्रोगेटिव, और एक होता है आपका डब्ल्यू एच। ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव तो आपको पता है ना।
निषेधात्मक और नॉर्मल वाला जो आपका सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव और WH, इंट्रोगेटिव बेसिकली हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, WH भी प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कोई भी होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है जिसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, तीसरा आप कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। और एक होता है जिसके आंसर अनंत होते हैं, कितने भी आंसर कुछ भी आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा क्या आप एक टीचर हैं, क्या आप एक टीचर हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि क्या आप एक टीचर है, तो आप क्या बोलेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। आगे तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है फिर एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आप टीचर नहीं है तो क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या फिर मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि क्या तुम पागल हो, हाँ या ना, बस दो ही आंसर है। क्या आज तुम मेरे घर आ सकती हो, हाँ या ना। आंसर आपके दो ही आएंगे, या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हाँ या ना। जाहिर सी बात है कि आप इसका तीसरा आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछो कि आप इन छुट्टी में कहाँ जाएंगे, ठीक है, या आप लॉकडाउन खुलने के बाद कहाँ जाएंगे, तो आप में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके आंसर्स अलग होंगे। कोई कहेगा हम गांव जाएंगे, कोई कहेगा हम यहाँ जाएंगे, कोई कहेगा हम जॉब पे जाएंगे, मतलब सबके अनंत आंसर हैं, ठीक है। तुमने ये कैसे किया, अब उसके कोई फिक्स आंसर नहीं है, वो कुछ भी बता सकता है ना, कि तुमने उसने ये कैसे किया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, तुम्हें खाने में क्या पसंद तो है तो ये भी प्रश्न है, लेकिन क्या पसंद है इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अनंत आंसर हो सकते हैं, है ना। तो ये जो अनंत आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका कुछ भी आंसर दिया जा सकता है, वो होते हैं WH क्वेश्चंस। और जिनका आंसर सिर्फ हाँ ना में दिया जा सकता है वो होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर्स को। ये तो हम डिफरेंस समझ रहे थे। तो आपका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, उसमें एस या ES किसी का भी यूज़ कर लेना है, और ऑब्जेक्ट लगा के सीधे अदर वर्ड यानी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं और भी सेंटेंसेस में, वो सारी चीज़ें। ये बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट करता है जो काम कर रहा है, वर्ब जो क्रिया हो रही है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता दुनिया में। ऑब्जेक्ट बेसिकली जो कर्म होता है जिसे आप हिंदी में कहते हैं वो, अदर वर्ड यानी अन्य अगर कोई शब्द हैं तो। अब स्विच करिए, ये आपने एक स्ट्रक्चर रट लिया है और आपने कुछ नहीं रटा है। अब इसको स्विच करिए निगेटिव में, अफर्मेटिव को सीधे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि ये निगेटिव है तो हमें यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डजंट या डोंट भी बोलते हैं, वो लगा देना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, और हमेशा याद रखना है कि अगर डू या डज को लग गया है तो भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, आप वर्ब के साथ SES नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो SES हम जोड़ते थे वो देखिए यहाँ पे डू के साथ लग गया है। डज क्या है, डज कुछ नहीं है, डू ही है, ये देखिए, बस यही वाला ES यहाँ पे ऐड हो जाता है तो बन जाता है डज, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको जब डू डज किसी का भी यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सीधे ही लिखनी है, आपको कुछ भी उसमें SES नहीं जोड़ना है। फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट ही है और अदर वर्ड के स्थान पर अदर वर्ड, यानी कि पूरा सेंटेंस सेम है। सेंटेंस लेंगे हमारा, जैसे हमारा सेंटेंस है सीमा रोज मंदिर जाती है, सीमा रोज मंदिर जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, सीमा रोज मंदिर जाती है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, कौन मंदिर जाती है, सीमा जाती है, तो हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा हमारा सीमा, इसमें लिखते नहीं बनता तो इग्नोर करिएगा। फिर रोज मंदिर जाती है, भले ही रोज मंदिर जाती है हिंदी में लिखा है, पर हमें सिर्फ फोकस्ड रहना है अपने स्ट्रक्चर पे, वर्ब की ही फॉर्म लगानी, वर्ब ही लगाना है। तो वो वर्ब क्या होगा, जाना, वर्ब यहाँ पे सीमा मंदिर जाती में जाना है तो गो लगेगा, सीमा। अब क्योंकि सीमा एक क्या है, एक वचन है, तो हम गोज लगाएंगे, ES लगा दिए, सीमा गोज। अब वो कहाँ जाती है, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर जाती है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे टू लग जाता है। प्रीपोजिशन का नॉलेज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा ये, और अगर नॉलेज नहीं है तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। प्रीपोजिशन पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिएगा। टू टेम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम टेम्पल लिख दिया, बन ही नहीं रहा है इस पर, ओके। और यहाँ पे अदर वर्ड, अब सीमा मंदिर जाती है लेकिन कब जाती है, रोज जाती है, डेली लगा दिया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, इस पर लिखते बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, बट आई एम ट्राई की लिख लूँ इसे। तो सीमा गोज़ टू टेम्पल डेली, यानी कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर से नहीं भटकेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है, ट्रांसलेशन है, वो बिल्कुल परफेक्टली आएगा, ओके।
अब देखेंगे इसका निगेटिव, तो कुछ नहीं करना है, सीमा गोज टू टेम्पल डेली ये था, तो सीमा डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। अब क्योंकि डज लगा दिया इसलिए गोज नहीं लगा रहे हैं, गो ही लगा रहे हैं बस, यानी कि हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, उसी सेंटेंस को हमने इस तरह से कर दिया। अब उसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, डज पहले लगा देंगे। डज सब्जेक्ट है हमारी सीमा, गो हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है टेम्पल, अदर वर्ड है डेली। डज सीमा गो टू टेम्पल डेली, डज सीमा गो टू टेम्पल डेली, वेरी इजी। अब सीमा रोज मंदिर क्यों जाती है, फॉर एग्जाम्पल WH पे आते हैं, सीमा रोज मंदिर क्यों जाती है, क्यों। अब जब ये वाला आपको ट्रांसलेट करना होगा तब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको WH वर्ड पहचानने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है क्यों, सीमा मंदिर रोज मंदिर क्यों जाती है, जाहिर सी बात है पूजा करने जाती है, तो यहाँ पे क्यों का इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, वाई। फाइन, तो अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करते वक्त पहले सबसे वाई लगाना है, WH वर्ड लगाना है वाई। अब ये WH वर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी यूज़ हुआ रहेगा उसी हिसाब से। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाना है, तो वाई डज, क्योंकि सीमा अकेली है, एक लड़की है, एक वचन है, वाई डज। फिर सब्जेक्ट लगाना है सीमा, फिर वर्ब लगाना है गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। तो कुछ नहीं कही किया हमने, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना है, ध्यान रखिएगा। वाई डज सीमा गो टू टेम्पल डेली। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंग्लिश में आप कोई भी इंग्लिश की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें जो बच्चों की एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों की क्या मतलब 12th लेवल तक की उठा के देख लीजिए, किसी भी लेवल की, तो या वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन WH क्वेश्चन ही मिलेंगे, वाई डिड, विच ऑफ दिस, एंड इस टाइप से करके क्वेश्चन है ना, वॉट डू यू, इस तरह से करके ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, या हाउ करके मिलेगा। तो W वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, H से H वाले, जैसे हाउ, है ना, ये हो गया। क्लियर है आई थिंक, इतना थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रही है क्लास। तो आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन कल से ये लेंदी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बेसिक, तो हम सीधे अपने स्ट्रक्चर्स पे कल से चलने लगेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, तो अब देखिए आप स्विच करना सीखिए। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर याद रखा था, सब्जेक्ट लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के, अदर वर्ड लगा देते थे। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, बस वही जो फर्स्ट फॉर्म थी वो आपको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना है, और वो आप ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है अगर डिड का यूज़ ना हो तो। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रांसलेशन में भी जैसे सीमा कल मंदिर गई थी, ट्रांसलेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपने क्या लगा रखा था, सीमा गोज़ टू टेम्पल डेली, ये सेंटेंस था। यहाँ पे क्या था, सीमा कल मंदिर गई थी, तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हमने लिख दिया सीमा। गो यहाँ पे जाना, अच्छा उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, सीमा वेंट टू, कहाँ जाने की बात हो रही है, टेम्पल, अदर वर्ड है स्टरडे, यहाँ पे कल लिखा है ना, तो स्टरडे यानी बीता हुआ कल, इस पर बिल्कुल लिखते नहीं बन रहा है। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, इजी है। निगेटिव जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगा देना है, सीमा डिड नॉट गो टू टेम्पल स्टरडे। ओके, अब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो उसी डिड को पहले उठा के रख देना है, डिड सीमा गो टू टेम्पल स्टरडे। WH जाएंगे, सीमा कल मंदिर क्यों गई थी, वाई डिड सीमा गो टू टेम्पल स्टरडे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट मिसिंग कर दिया है, ऑब्जेक्ट भी आएगा फिर अदर वर्ड आएगा। ऑल राइट, तो बिल्कुल सिंपल था। अगर आप एक याद कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट याद कर लेते हैं, तो सिंपल पास्ट ईजिली आपको सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिर्फ क्या करना है, वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज करनी है, एंड डू डज की जगह जहाँ पे भी वहाँ डू डज था, वहाँ पे आपको डिड लगा देना है, जो कि हमने ऊपर देख लिया है। फ्यूचर पे आ जाते हैं, आपके लिए वर्क भी है, 5 सेंटेंस आज आपको ट्रांसलेट करने हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, लास्ट में दूंगी। अफर्मेटिव, अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर में, तो ये सब कुछ वही है जहाँ पे डू डज था। देखिए ये वाला जो अफर्मेटिव है, ये तो पूरा एकदम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला था अफर्मेटिव सेम है, सिर्फ विल शैल लग गया, सेम है विल शैल लग गया। यहाँ पे डू डज की जगह विल शैल लग गया, यहाँ पे भी डू डज की जगह विल शैल लग गया, सब कुछ सेम है। अगर आपने एक याद कर लिया है तो आपको ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्यूचर है तो विल शैल लगा देंगे, डू डज ये सब हटा देंगे। WH में भी वही, यहाँ पे सॉरी गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे विल शैल लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, वर्ब की फॉर्म में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके,
सीमा कल मंदिर जाएगी, यहाँ पे सिंपल सा ट्रांसलेट, कल मंदिर जाएगी मतलब आने वाले कल, टुमारो, ठीक है। तो सीमा विल गो टू टेम्पल टुमारो। सब्जेक्ट विल शेल नॉट, सीमा कल मंदिर नहीं जाएगी, सीमा विल नॉट गो टू टेम्पल टुमारो। क्या सीमा कल मंदिर जाएगी, विल सीमा गो टू टेम्पल टुमारो। सीमा कल मंदिर क्यों जाएगी, वाई विल सीमा गो टू टेम्पल टुमारो। सिंपल ही बन जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, यहाँ पे विल शैल का यूज़ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बेसिकली पुराने ज़माने में, यानी कि एक जनरेशन पहले तक जो ग्रामर चलती थी उसमें ये था कि विल का यूज़ करते हैं नॉर्मल सबके लिए, शैल का यूज़ बेसिकली आई के साथ होता है, अपने लिए होता है, और उस सिचुएशन में भी होता है जब कहाँ पे कोई चीज़ अनिश्चित हो कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं। जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन एकदम श्योरिटी नहीं है कि जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, अनिश्चितता बनी हुई है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन अब एक गोल्डन रूल आ चुका है जिसको अगर आपको कभी कभी भी हमें समझ में नहीं आता है कि हम शैल यूज़ करें कि रहने दें, तो आप विल यूज़ कर लीजिए। आंख बंद करके हर जगह हर कहीं अगर आप विल यूज़ कर लेते हैं तो आपका कोई रॉन्ग नहीं काट सकता है कि नहीं शैल ही होगा। इस तर्क को देकर कोई भी आपको मतलब चैलेंज नहीं कर सकता है कि आपने गलत किया है। ये गोल्डन रूल है कि जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी शैल यूज़ करें कि रहने दें, विल यूज़ कर लीजिए। विल हमेशा हर सिचुएशन में हर जगह सही होगा, ठीक है। ये गोल्डन रूल याद रखिए, हमेशा काम आएगा। देखिएगा नेक्स्ट अब हमारा जो असाइनमेंट है, तो ये 5 सेंटेंस है जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सब अपने पास करके रखेंगे। कल मैं इसका आंसर बताऊंगी, कमेंट में अगर कोई लिखेगा इसका आंसर तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा ताकि कोई और ना देख पाए। कल ही जो है मैं करूँगी और फिर आप कमेंट करके बल्कि बताइएगा कि आपके कितने सही हुए थे। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है, तुम केक कैसे बनाती हो। तुम केक कैसे बनाती हो, क्या कहा आपने। ट्रांसलेशन का 3 ही स्टेप होगा। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस का है, फिर सेंटेंस पहचानना है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। आई थिंक आप लोगों ने स्ट्रक्चर नोट कर लिया होगा। और फिर जो टेंस का जो सेंटेंस है उसी का स्ट्रक्चर उठा के लगा देना है इस पर, है ना। जो हमारा सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, वर्ब है तो वर्ब को इंग्लिश में लिख दीजिए। ऐसे ही आपको करना है। आप क्या कहा आपने, क्या कहा आपने। प्रिया कहीं नहीं जाएगी, ओ माय गॉड। क्या आपको पता है मैं एक शिक्षक हूँ। क्या आपको पता है, यहाँ पे ये आएगा, क्या आपको पता है मैं एक शिक्षक हूँ। जाहिर सी बात है हाँ या ना में इसका आंसर आएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मतलब ये गाने की लाइन है, आप लोगों को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चों के साथ हम लोग ऐसे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के सेंटेंसेस या एकदम कोई ऐसे फ़नी सेंटेंसेस, गेम या कोई डायलॉग्स ऐसे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही मतलब 10 दो तो कहते हैं नहीं और दीजिए ऐसा करके। तो आप भी बच्चों को इस तरह से थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ अगर पढ़ाते हैं तो बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो बस ये है कि अभी आप लोगों के साथ थोड़ा सा सीरियस मैं होने की कोशिश कर रही हूँ टेंस पढ़ाते वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपको पता है मैं एक शिक्षक हूँ, प्रिया कहीं नहीं जाएगी, क्या कहा आपने, तुम केक कैसे बनाती हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल की क्लास जो कल से होगी वो थोड़ी छोटी हुआ करेगी, सो डोंट वरी, आज पहली क्लास थी इस वजह से थोड़ा मैंने टाइम लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।